नाजरीन की खिदमत में डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान का आदाब। चलते ही रहो चलना इंसान का मुकद्दर है, ठहरोगे तो पाँव में जंजीर जन्म लेगी। यकीनन जिंदगी चलते रहने का नाम है। बड़ों ने कहा कि हरकत में बरकत है। हमने देखा है कि दरिया का पानी जहाँ रवां होता है वहाँ हुस्न भी होता है, ताजगी भी होती है और उसके अंदर खुशबू भी होती है और हुस्न भी बरकरार रहता है। जहाँ पानी रुक जाता है उसका रंग भी बदल जाता है, जायका भी बदल जाता है और उसका हुस्न भी मुतासिर होता है। इसी तरह हमको जिंदगी में तब्दीली की तरफ राग़िब होना चाहिए, तब्दीली की तरफ अपने कदम बढ़ाना चाहिए। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तब्दीलियाँ होती रहती हैं। आजकल तालीम के मैदान में जो बड़ी तब्दीली वाक़ई हुई है उसे एनईपी के नाम से जाना जाता है। एनईपी 2020 यानी कि नई तालीमी पॉलिसी। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मशहूर माहिर तालीमात डॉक्टर मोहम्मद फारूक पाशा साहब, जो एक अरसे दराज से कर्नाटक के मौक़र अखबार रोज़नामा सालार में मुख्तलिफ कालम तालीम के सिलसिले में लिख रहे हैं। आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। डॉक्टर फजीलत उज़्मा साहिबा भी इस गुफ्तगू में शामिल होने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। दूरदर्शन के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। डॉक्टर फारूक पाशा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एनईपी के ताल्लुक से हर जगह गुफ्तगू हो रही है, अखबारात में भी इसके ताल्लुक से आर्टिकल्स आ रहे हैं, मज़ामीन आ रहे हैं और मुख्तलिफ चैनलों में इस पर गुफ्तगू भी हो रही है। दरअसल एनईपी क्या है, आप इस सिलसिले में कुछ वजाहत फरमाएं। जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से 2020 में न्यू एजुकेशनल पॉलिसी पार्लियामेंट में पास किया गया है। इसके तहत पूरे इंडिया में वन कंट्री वन एजुकेशन सिस्टम का पॉलिसी लाया गया है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि सबसे पहले कर्नाटका स्टेट एनईपी 2020 जो ये दिस एकेडमिक ईयर मतलब ये आने वाला एकेडमिक ईयर 2021-22 में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं और सब कॉलेजेस एनईपी के तहत ऑलरेडी क्लासेस भी शुरू कर दी गई। लेकिन हम एनईपी के बारे में ज़रा गौर करेंगे तो सबसे पहले एजुकेशनल पॉलिसी का इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है 1968 में। सबसे पहली बार तब जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने सोचा कि हमारे मुल्क में एक एजुकेशनल पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। इसके तहत उन्होंने ये सबसे पहले एनईपी पॉलिसी का इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरी मर्तबा 1986 में जब राजीव गांधी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने दूसरी मर्तबा एनईपी का इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद 34 साल बाद 2020 में तीसरी मर्तबा एनईपी का बिल पास किया गया है पार्लियामेंट में। लेकिन सबसे अहम सवाल ये उठता है कि एनईपी क्या है, क्यों है। जैसे आपने फरमाया तो हमें यह सोचना चाहिए कि 34 साल के बाद हम किस तरफ अपने एजुकेशन पॉलिसी लेके जा रहे हैं और इसका फ़ायदा किसे पहुंच रहा है। तो ये एक ओवरऑल चेंज है। इसका फ़ायदा बच्चों को भी होगा, टीचर्स को भी होगा, सोसाइटी को भी होगा और हमारे मुल्क को तो ज़रूर से ज़रूर होगा। डॉक्टर फारूक साहब, आपने बहुत ही वजाहत के साथ एनईपी क्या है इसके ताल्लुक से हमारे सामने मालूमात फराहम की। डॉक्टर फजीलत उज़्मा साहिबा, आप ये बताएं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या पुरानी तालीमी पॉलिसी से काम नहीं चल सकता था? एनईपी 2020 को नई तालीमी पॉलिसी आने के 34 साल लग गए हमें वो इस तब्दीली को लाने में। पुरानी एजुकेशन पॉलिसी से नई एजुकेशन पॉलिसी लाने में 34 साल हमें लग गए। इसकी बहुत बेहद ज़रूरत थी क्योंकि तब्दीली, हर चीज़ में तब्दीली की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग
बचपन से बड़े होने तक या बड़े से बूढ़े होने तक भी तब्दीली की जरूरत होती है, क्योंकि एक नयापन भी बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर तालीमी फील्ड में। तो इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारे नए चीजें इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं एजुकेशन फील्ड में, और इसकी खासकर जरूरत है हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे तुलबा को, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसमें नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये देखा गया है कि बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स भी इसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जो पुरानी एजुकेशनल पॉलिसी में नहीं थे। तो इसमें एक बदलाव स्टूडेंट की हैसियत से भी उनको भी बहुत सारे नई चीजें सीखने को मिलेंगी और नए नए सब्जेक्ट्स उनको सीखने मिलेंगे, और अपनी जो भी हुनर है या स्किल्स है या अपने टैलेंट है वो अपने फ्यूचर में उसका यूज कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उसका एक जरिया बना सकते हैं या अपनी आमदनी का एक जरिया बना सकते हैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत। शुक्रिया डॉक्टर फजीलत साहिबा कि आपने बड़ी वजाहत के साथ इसकी ज़रूरत पर रोशनी डाली। डॉक्टर फारूक पाशा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये किस हद तक मुफीद है, किस हद तक फ़ायदा मंद है, जबकि पुराना जो तर्ज तालीम था उसमें BA के तलबा दूसरे सब्जेक्ट कंप्यूटर इस तरह के सब्जेक्ट नहीं ले सकते थे और कॉमर्स के तलबा आर्ट्स स्ट्रीम में नहीं दाखिला ले सकते थे या वो सब्जेक्ट मुंतखब नहीं कर सकते थे। तो यहाँ किस तरह के तब्दीलियाँ वाक़ई हुई हैं? जी, ये बहुत अहम सवाल है और हर स्टूडेंट यही पूछ रहे हैं कि NEP क्या है, क्यों है। NEP के बारे में अगर हम समझा सके तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो वर्ल्ड एजुकेशनल पॉलिसी था वहाँ अगर साइंस, कॉमर्स या आर्ट सब्जेक्ट जो भी स्टूडेंट ले रहे हैं तो उन्हें सिर्फ वही सब्जेक्ट के बारे में मालूमात दिया जाता था। लेकिन NEP के अंदर ये एक क्लॉज है कि ये एक सब्जेक्ट ओपन इलेक्टिव जो नाम दिया गया है उसके तहत एक स्टूडेंट जो भी सब्जेक्ट जो खुद के चॉइस बेस्ड ले सकते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे एक कॉमर्स स्टूडेंट्स 3 सब्जेक्ट कॉमर्स के रिलेटेड ही पढ़ेंगे, ये एक सब्जेक्ट ओपन इलेक्टिव रहेगा, वो चाहे साइंस का हो सकता है, आर्ट्स का हो सकता है, लैंग्वेज का हो सकता है या कोई और हो सकता है। इसकी वजह यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को सिर्फ ये एक सब्जेक्ट में ही नहीं, ताकि उनकी जो पसंदीदा सब्जेक्ट और उसके साथ साथ स्किल बेस्ड सब्जेक्ट, चाहे आप म्यूज़िक भी ले सकते हैं, स्पोर्ट्स भी ले सकते हैं या कुछ और स्किल बेस्ड सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, तो आगे जाकर वो स्टूडेंट अपने आप को इस तरह तैयार करे कि वो कोर सब्जेक्ट में भी अच्छा हो और स्किल बेस्ड सब्जेक्ट में भी अच्छा हो। जब आगे बढ़कर जब वो जॉब मार्केट में जाएंगे तो उनका एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब उनका जो भी स्किल्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा उभर कर आए और उन्हें ऐसे जगहों पे अपने एम्प्लॉयबल हो जहां उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। और उसके साथ साथ ये भी एक कंडीशन दिया गया है कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है। ये कंपलसरी सब्जेक्ट हर स्ट्रीम के लिए है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में डिजिटल फ्लुएंसी बोल के वो सब्जेक्ट फाइनलाइज किया गया है। इस डिजिटल फ्लुएंसी में आपको जो रीसेंट ट्रेंड्स है कंप्यूटर्स के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में या जो भी न्यू इनोवेशंस के बारे में, जैसे आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह हम ये जो गूगल सर्च है, जो भी चीज़ें हैं, हालांकि ये सब आजकल बच्चे हमारे इतने तेज़ हो गए हैं कि वो सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक तरीके से जो रूरल स्टूडेंट्स के लिए शायद बहुत ज़रूरी है, तो उन्हें कंपलसरी किया गया है ताकि सब बच्चे सही मायने में जो टेक्नोलॉजी है अपने आप को ढाल सके, समझ सके और उसका फ़ायदा ले सके। और ये तालिब इल्म जो ग्रेजुएट बनते हैं तो इसका क्या तरीक़ेकार है, किस हद तक इसमें क्या क्या इसके स्टेजेस हैं? NEP 2020 के तहत एक स्टूडेंट को या एक तुलबा को इस तरीके से तैयार किया जा सकता है कि वो अपनी आइंदा चलकर डिग्री खत्म होने के बाद जो भी अपनी लिविंग के लिए या अपनी रोजमर्रा जिंदगी के लिए जो उसको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी उस रकम से हम उसको तैयार कर सकते हैं। स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इसका एक्चुअल टर्म। तो आजकल की दुनिया में बस ये काफी नहीं है कि आप फलाना सब्जेक्ट में एक डिग्री या ले ले या बस उसके बारे में पढ़ाई कर ले 3 साल, तो इतना काफी नहीं है। क्योंकि आजकल आप लोग देख भी सकते हैं कि बहुत सारे कमर्शियल एड्स में भी आजकल कोडिंग के लिए बहुत सी अहमियत दी जाती है, एप्स बनाने के लिए। खासकर ये कोरोना वायरस का जो
पैंडेमिक का दौर चला, इसमें हमें पता चला कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी अहम बन गई। शुक्रिया डॉक्टर साहबा कि आपने बहुत ही वजाहत के साथ इस मौजू पर रोशनी डाली। मैं डॉक्टर फारूक पाशा साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि दरअसल जो पुराना तर्ज था उसमें डिग्री में ग्रेजुएशन का था, लेकिन अब तब्दीली आई है। किस तरह की तब्दीली है? पहले साल के लिए क्या है, दूसरे साल के लिए क्या है? इस तरह आप इस पर वजाहत कीजिए। जी, ओल्ड पॉलिसी में ऐसा था, जब कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेते थे तो उन्हें पूरे 3 साल कंप्लीट करना पड़ता था, तभी जाकर उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ तब्दीलियां लाई गई हैं, जैसे कि अगर आप 2 सेमेस्टर यानी 1 साल पढ़कर आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको फाउंडेशन बोल के एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जब आप 4 सेमेस्टर यानी 2 साल के बाद अगर आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वैसे ही 3 साल के बाद 6 सेमेस्टर के बाद आपको डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अहम बात यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप 4th ईयर भी कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑनर्स डिग्री दिया जाएगा। तो इसका फ़ायदा यह है कि अगर आप 1 साल या 2 साल के बाद भी अगर आप बाहर आ रहे हैं या आप कहीं ना कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा जिससे आप अपना हुनर है वो हुनर के मुताबिक आप कोई भी जॉब ले सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि 4 साल यानी 4th ईयर में अगर आप रिसर्च एज ए सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आपको डायरेक्टली आफ्टर 4th ईयर ऑफ ऑनर्स आप पीएचडी के लिए दाखिला ले सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज दिया गया है। और 3 साल के बाद अगर आप पीजी कोर्सेस यानी आप एमकॉम एमबीए जो भी पीजी कोर्सेस हैं उसके लिए भी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 100% अपने बच्चों के लिए फ़ायदा है। और उन्हें ये भी अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि आप हर सेमेस्टर में एक ओपन इलेक्टिव यानी कि आप जो भी पसंदीदा आपका सब्जेक्ट है या स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है या जो सब्जेक्ट आप समझते हैं कि इससे मुझे आगे बढ़कर फ़ायदा हो सकता है तो उस सब्जेक्ट का आप खुद सेलेक्ट करेंगे और उसको पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि डिजिटल फ्लुएंसी है, आगे बढ़कर ई कॉमर्स हो सकता है या और आगे जाकर हमें कभी इंटरनेशनल रिलेशनशिप है या स्टार्टअप्स बिजनेस स्टार्टअप्स है एंटरप्रेन्योरशिप, तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें मालूमात होगी। जैसे कि आगे बढ़कर जो भी सेमेस्टर वो आगे बढ़ते रहेंगे तो ओवरऑल एक स्टूडेंट जब 3 या 4 साल के बाद सोसाइटी में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आएगा तो वो इस हद तक तैयार रहेगा कि उन्हें एक अच्छा एम्प्लॉयबल जॉब मिल सके और वो अपने आप को इस तरह ढाल सके कि वो आगे बढ़कर अपने आप को भी फ़ायदेमंद हो और अपने मुआशरे के लिए भी फ़ायदेमंद हो। अगर 3 साल के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर पीजी करना चाहे तो 2 साल रहेगा। 4 साल के बाद अगर वो पीजी करना चाहेंगे तो 1 साल रहेगा। अगर ये भी यूनिवर्सिटी में लिया गया है कि इस साल से ही इवन एट द यूनिवर्सिटी लेवल ग्रेजुएशन कोर्सेज शुरू किए गए हैं। तो इसका फ़ायदा ये रहेगा कि एक ही जगह पर आपको डिग्री भी मिलेगा, आपको पीजी भी मिलेगा और पीएचडी भी मिलेगा। तो ये फ़ायदे हमें बहुत बच्चों के हद तक लेके जाना चाहिए। और एक फ़ायदा ये है कि एनईपी के तहत हमें बास्केट ऑफ ऑप्शन मतलब हमारे इतने चीज़ें हैं सीखने के लिए, वो एक मैं बता नहीं सकता, लिस्ट इतनी बड़ी है। मतलब अपने बच्चे अपने हिसाब से या चॉइस से या लिमिटेशन से, मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि आगे बढ़कर जो स्किल बेस्ड एग्जाम्पल के तहत आप ये भी कह सकते हैं कुकिंग क्लासेस वो भी आपको सिलेबस मिल सकता है, या आगे बढ़कर ये कोई आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस वो भी कर सकते हैं, या ये भी कहे कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जैसा मैं बता रहा था कि स्टार्टअप्स है या एंटरप्रेन्योरशिप है या कुछ 3-4 लड़के मिलकर एक छोटा सा इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में अब सिलेबस आ रहा है, सिलेबस के तहत वो पढ़ रहे हैं और सबसे ज़रूरी ये है कि उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आज हमारे पास ये है कि हमारे ऐसे बच्चे हैं जो हुनर है,
टैलेंट है, मेहनती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको रिकग्निशन नहीं है। और उस रिकग्निशन के लिए उन्हें एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ताकि जो भी जहां भी वो जाके कुछ काम मांग सकें या कुछ काम कर सकें, तो अपने आप को ये सर्टिफिकेशन के ज़रिए बताएं कि वो किस काबिल है कि और किस किस तरह के वो जॉब और कोर्सेस ले सकते हैं। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि NEP ये एक नया अप्रोच है एजुकेशनल सिस्टम के लिए, ताकि हमारे बच्चों को पूरा फ़ायदा मिल सके, चाहे वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी है, लेकिन जितना भी वो पढ़ रहे हैं उनके जो टाइम है, जो उनका हार्ड वर्क का है, वो उन्हें कंप्लीट रिटर्न उसका फ़ायदा मिलेगा। इसमें जो ओपन इलेक्टिव है उसमें तलबा मुख्तलिफ सब्जेक्ट के साथ उर्दू भी मुंतखब कर सकते हैं जो उर्दू में दिलचस्पी रखते हैं। इसके लिए भी गुंजाइशें हैं, जो ज़बान चाहे वो उसका इंतखाब कर सकते हैं ओपन इलेक्टिव्स में। डॉक्टर साहबा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि असातिज़ा इससे किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं और इदारे जात भी, इदारों को भी इससे फ़ायदा हो जाएगा, तो वो किस तरह? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत अगर हम देखें तो ये एक बहुत चैलेंजिंग फेज है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि पहली बात तो ये नया है। अभी इसके बारे में बहुत सी जानकारी बहुत से लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा हमारे ऊपर ही है, टीचर्स पे सबसे पहले, और पॉलिसी मेकर्स के ऊपर भी ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है कि इसका सही जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सारी सोसाइटी तक पहुंचे। अब इसमें अगर आप असातिज़ा का जिम्मेदारी अगर आप इस पर गौर करें तो ये टीचर्स के लिए बहुत एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि पहले टीचर्स को खुद भी इस पे तैयार होना पड़ेगा और उनको खुद भी एक नयापन अपने में लाना पड़ेगा, चाहे वो टीचिंग मेथोडोलॉजी में हो या नए सब्जेक्ट्स में हो या नए मॉड्यूल्स जो भी सिलेबस में आएंगे या जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इस फ्रेमवर्क के जरिए, तो उनको पहले खुद को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा इसे मेंटली एंड ऑल्सो टीचिंग वाइज। तो इसमें अपने आप को तैयार करके खुद को भी ढाल के और जो उन्होंने सीखा है इस दौरान वो अपने बच्चों को सही तरीके से समझा सके, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है टीचर्स के लिए। और अगर आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे आए या टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में आए तो उनके लिए भी एक नया रकम का रिवाइवल सिस्टम हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सी जगह खासकर रूरल प्लेसेस में सहूलियत ना होने की वजह से वो बस कॉमर्स हो या आर्ट्स हो इसी तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ाते आ रहे हैं पिछले 34 साल से। तो इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो अपने इदारों में नया स्किल बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों का दाखिला वो ले सकते हैं, जिसमें से उनके लिए भी फाइनेंशियली एक नया अपसर्ज होगा उनके लिए। क्योंकि बच्चे अभी एक मसलन अगर आपको मिसाल के तौर पर मैं दूं कि अगर एक बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो अगर उसने शायद अपनी हाई स्कूल की जिंदगी में अगर उसने एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था या अच्छा क्रिकेट प्लेयर था, तो क्या हो जाता है जैसे वो आगे बढ़ता जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी स्पोर्ट्स का जो भी उसका हुनर था वो छूट जाता है पीछे। तालीमी इसमें आगे बढ़ते हुए वो अपना स्पोर्ट्स छोड़ देता है पीछे। तो बट इसमें NEP 2020 में ये एक नया ये है कि अगर वो कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो स्पोर्ट्स भी अपने इसमें इम्प्लीमेंट कर सकता है। शुक्रिया। तो आपने बहुत ही वजाहत के साथ इसके ताल्लुक से रोशनी डाली है, मालूमात फराहम किए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का जिक्र किया, दीगर इदारा जात भी इससे किस तरह फायदा उठा सकते हैं? जी, जहाँ तक न्यू एजुकेशनल पॉलिसी की बात है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को भी बहुत सी तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि पॉलिसी बता रहा है कि हमें नए नए चीज़ों का इंट्रोडक्शन लेना चाहिए। मतलब हमें जो ऑर्थोडॉक्स मेथड है या आउट ऑफ द बॉक्स के है आप, या आप ये भी कह सकते हैं कि हमें थोड़ा इनोवेटिव भी होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, पर्टिकुलरली रूरल साइड में। तो हमें कहीं ना कहीं एक नई रोशनी की ज़रूरत है ताकि इसका फ़ायदा बच्चों को जा सके। ताकि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि मैं कह रहा था कि डिजिटल फ्लुएंसी है। अगर आप सब्जेक्ट लेंगे
तब आपके पास कंप्यूटर ही नहीं है या लैब ही नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो हम उन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा, जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, माइनॉरिटी के जो भी हमारे इदारे हैं या जो भी जिम्मेदार हैं, वो आगे बढ़कर कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तैयारी करें। और उसके साथ मैं मसलन और एक एग्जांपल में ये भी कहना चाहूँगा कि ओपन इलेक्टिव में जैसे कि उन सब्जेक्ट्स को लेके आए जो हमें अपने सराउंडिंग पे यूज़ हो सके, स्किल बेस्ड, स्किल एनहांस्ड। स्पेशली मैं ये भी कहना चाहूँगा जो ख़ास तौर पे हमारे लड़कियां हैं उनके लिए, जो भी आप फैशन डिज़ाइनिंग के हैं या स्टिचिंग के हैं या जो भी ये हमारा जो टेलरिंग तो हम लोग सब जानते हैं, तो इन चीज़ों का जो स्किल बेस्ड, जो रूरल बेस्ड, जो अपना रूरल बेस्ड टूवर्ड्स आवर टेक्नोलॉजी बेस्ड, ताकि हम लोग ये भी देख रहे हैं कि आजकल हम जो भी रिमोट कॉर्नर में जो भी चीज़ तैयार हो रहा है तो आपको दुनिया के हर एक कॉर्नर तक हम पहुंचा सकते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए। जी 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 बिल्कुल। तो हम क्यों ना इन चीज़ों के बारे में सोचें, मालूमात दें, समझाएं और उन्हें कुछ ना कुछ उनको ट्रेनिंग दें, ताकि इन सब छोटे छोटे चीज़ों को ओपन मार्केट में लाएं और उन्हें इस तरीके से तैयार करें कि वो ग्लोबली अपने आप को पहुंचा सके और अपने आप को कॉन्फिडेंस दे सके। जी जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसका मुस्तकबिल क्या है, नई तालीमी पॉलिसी जो है इसका मुस्तकबिल? ये बहुत अहम और बहुत जरूरी सवाल आपने किया नोमन सर। इसका मुस्तकबिल ये है कि हम एक नए उजाले की ओर देख रहे हैं। अभी जो भी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी वो किसी हद तक एक रिपीटेटिव मोड पे चली गई थी, क्योंकि हमें पता था कि अच्छा एक बच्चा अगर उसने 12th पास कर लिया तो शायद वो साइंस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा, तो बस उसी फील्ड में उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। बट इस नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक नई किरण ये भी है कि बच्चा ना कि सिर्फ अपना जो पसंदीदा सब्जेक्ट है वो भी पढ़ सकता है, और उसके साथ साथ उसका जो भी हुनर है या अपना जो भी स्किल है उसे भी वो आइंदा ले जा सकता है। और अगर उसका इंटरेस्ट है शायद या स्पोर्ट्स हो या कुकिंग हो या किसी स्किल बेस्ड कोडिंग हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या रिटेलिंग हो या माइक्रोबायोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी हो या कोई भी अगर साइंस का कोर्स हो जो वो लेना चाहता है या एंटरप्रेन्योरशिप लेना चाहता है, तो इसके तहत वो भी मुकम्मल कर सकता है, वो पढ़ सकता है और आइंदा चलकर अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक बना सकता है, इस देश शहरी बना सकता है इस देश का, और अपने आप को भी वो एक अच्छे मुकाम पर ले जा सकता है और साथ साथ दूसरों को भी एक मिसाल बना सकता है इस तालीमी पॉलिसी के तहत। डॉक्टर साहब, एक बात ये भी है और एक चीज ये भी है कि इसकी अहमियत तो वाज़ेह है, लेकिन आप इस सिलसिले में माशरे को और वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही पैगाम आपको देना चाहूँगा कि NEP 2020 लागू हो चुका है। कर्नाटका स्टेट ये ऐसा पहला स्टेट है जो NEP 2020 ये एकेडमिक ईयर से यानी 2021-2022 से शुरू हो चुका है। तो हमें ये समझना चाहिए कि स्टूडेंट या पेरेंट्स जो NEP का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आपको तो इस प्रोग्राम के ज़रिए इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रहा है, इसके साथ साथ हुकूमत के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से, हायर एजुकेशन काउंसिल की तरफ से वेबसाइट पे आप कभी भी गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको जो भी इसके बारे में मालूमात चाहिए उधर मिल सकते हैं। और एक बात यह भी है कि हमें कोई भी जब नई चीज़ से मुतालिफ होते हैं तो बहुत से कन्फ्यूजन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऐसे सब चीज़ें रहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि आप जाके सही इन्फॉर्मेशन ले, आप सही लोगों से, जो भी हो या टीचर्स हो या आप हमसे भी बातचीत कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको सही इन्फॉर्मेशन लेके उसका फ़ायदा आप ज़रूर लें, ताकि इसका फ़ायदा आपके बच्चों को मिले और बच्चे कहीं ना कहीं आगे बढ़कर वो अपने आप को इस तरह ढालें कि वो आगे बढ़कर अपना पूरा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज अब NEP के ज़रिए एक डिग्री के साथ साथ स्किल बेस भी बने। NEP 2020 यकीनन एक नई सोच है, नई राह है, नई रोशनी है, नया तर्ज अमल है, नया अंदाज है।
इस ताल्लुक से आपने बहुत ही मुफीद मालूमात हमारे नाजरीन तक पहुँचाई हैं। मैं दूरदर्शन की जानिब से दिल की गहराइयों के साथ आपका ममनून हूँ, मशकूर हूँ, शुक्रिया बजा लाता हूँ। शुक्रिया सर।